जय हिंद। चलिए हम लोग देखते हैं कोशिका का दूसरा पार्ट। हम लोग कोशिका का एक पार्ट पढ़ा चुके हैं, हम दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले कोशिका का पहला पार्ट देख लीजिए, तब दूसरा पार्ट देखिए, ताकि वो पढ़े होंगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर ये इसके बाद एक और पार्ट आएगा, 3 पार्ट में आपका कोशिका ख़त्म हो जाएगा और कोशिका से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आपका भले लो लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, अगर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी हल करना चाहते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन भी हल करना चाहते हैं, तो आरके इंडियन ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करके आप आरके इंडियन ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका हम लोग पढ़ चुके थे साइटोसोम तक, आगे देंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट में ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईआर। तो हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, अभी ईआर। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये इनका कार्य क्या होता है ना, ये आंतरिक, जैसे हमारे कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का कार्य करता है, यानी सहायता करता है, मजबूती देता है, तो वही कार्य करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। स्मूथ और रफ, स्मूथ का मतलब मुलायम, और रफ मतलब खुदरा खुदरा, जैसे खुदरा खुदरा नहीं देखते उखड़ खाबड़, तो वैसे उसको बोलते हैं रफ। और स्मूथ मतलब मुलायम चिकना। तो ये 2 भाग में होता है। तो ये जो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 भागों में होता है। एक होता है रफ भाग यानी स्मूथ भाग, और एक होता है रफ भाग। जो रफ भाग स्मूथ भाग होता है ना, वो ये एकदम मुलायम होता है, ये वसा का निर्माण करता है। स्मूथ भाग ये वसा का निर्माण करता है, और जो रफ भाग होता है ना, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि इसमें रफ भाग में ना राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम यही रफ का यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। पूछता है कि प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। ये खुदरा वाला भाग राइबोसोम है। चलिए देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये 2 भाग में होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। जो 70S होता है वो प्रोक्रियोटिक में होता है। आगे हम लोग प्रोक्रियोटिक में पढ़ेंगे। कोशिका 2 होती है, 2 प्रकार की होती है, एक प्रोक्रियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। तो प्रोक्रियोटिक में हम आगे पढ़ेंगे प्रोक्रियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, ये पढ़ लेंगे, उसके बाद वो आसानी से समझ में आएगा। तो प्रोक्रियोटिक क्या होता है? ये 70S पाए जाते हैं प्रोक्रियोटिक में, ये अविकसित होते हैं। और ये 80S पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। छोटा होता है, ये बड़ा है। देखकर भी 80S है तो बड़ा है, 70S है तो छोटा है। ये एस क्या होता है ना, ये सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ये जो एस होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये केंद्रक, अब लोग यहाँ पर हमारे जो इथी है ना, हमारे ये कोशिका है ना, इसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। ये इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन जी ने किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और इसके जो इसमें किससे बना होता है, ये 80% ये प्रोटीन से बना होता है। अब 80% प्रोटीन से बना होता है, और 10% में डीएनए और आरएनए होते हैं। और जो 10% होता है ना, ये 10% ये अन्य तत्व होते हैं, अन्य चीज़ें होती हैं। 10% अन्य होती हैं। तो 80% प्रोटीन होता है, 10% में डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए आरएनए आगे हम लोग पढ़ेंगे। डीऑक्सिबो न्यूक्लिक एसिड, इसका क्या होता है फुल फॉर्म? डीऑक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड। इसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और 10% में अन्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला, ये कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। केंद्रक का दिमाग भी, केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। और ये क्या कार्य करता है? ये कोशिका को नियंत्रण कर, ये सभी अंगों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। कहता है ओए इधर आ, इधर आ, इधर, ये कार्य कर। यही सभी अंगों को, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वेलिकुलम में साइटोसोम, ये सबको यही कार्य करता है। दे देता है ये कार्य कर, नहीं तो लाइसोसोम का बोल देंगे तो उठा कर फेंक देगा बाहरी, एकदम नष्ट कर देगा। इसीलिए लाइसोसोम आगे देखिए क्या पढ़ रहे हैं, लाइसोसोम क्या करता है। तो लाइसोसोम आगे देखते हैं। तो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किए
थे, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किए थे। लेकिन ये जो है ना, इसमें क्या पाया जाता है, ये एक जल अपघट्य एंजाइम इसमें पाया जाता है, जो इंग्लिश में हाइड्रोलेटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलेटिक एंजाइम ये क्या करता है कि कोशिका के अंग को नष्ट कर देता है, जो कार्य नहीं करना बंद कर देता है ना, उसको नष्ट कर देता है। उसका कार्यकाल अगर खत्म हो जाता है तो उसको नष्ट कर देता है। लेकिन ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है, आरबीसी में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसीलिए आरबीसी का जो कार्यकाल होता है 120 दिन होता है ना, तो वो आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन होता है। और ये जब खराब हो जाता है ना, तो ये लाइसोसोम इसको नष्ट नहीं कर पाता है। तो ये आरबीसी जाकर प्लीहा में, स्प्लीन एक जगह है, वहां पर ये चला जाता है आरबीसी, और वहां पर वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए आरबीसी को अगर कब्रिस्तान पूछता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है, तो ये स्प्लीन है, स्प्लीन है, स्प्लीन है, या प्लीहा इसको भी कहते हैं, स्प्लीन या प्लीहा भी कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन, ये कहाँ है, लाइसोसोम इसमें पाए, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए लाइसोसोम इसको नष्ट नहीं कर पाता है। अब जल अपघट्य ये समझ गए, कोशिका अंग को नष्ट कर देता है। और ये जब सभी अंग कार्य करना बंद कर देना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वेलिकुलम, सेंट्रीसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक भी कहे कि हम भी नहीं काम करेंगे, तो ये लाइसोसोम क्या कहता है, लाइसोसोम, मान लो कि ये वाला लाइसोसोम है, कहता है कि अगर कार्य नहीं करोगे, तो एक को लेकर बैठते थे, अगर सब बोल रहे हैं कि हम भी नहीं करेंगे, वो कह रहा है हम भी नहीं करेंगे, सब कह रहे हैं कि हम भी नहीं करेंगे, कोई किसी के बहकावा में आतंकवादी बन गए हैं, बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे देश के लिए, तो क्या करेगा लाइसोसोम, नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा। वो बोलेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये कहेगा कि मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो ये क्या करेगा कि कहेगा कि अब नहीं करेगा ना, तो हम तो मरेंगे ही मरेंगे, तुमको लेकर भी मरेंगे। कहे जैसे हमारे देश में जो क्रांतिकारी थे ना, कहते कि हम रहें या ना रहें, हमारा देश रहना चाहिए। तो लाइसोसोम वही क्रांतिकारी है एक तरीके से, ये कहता है कि रुक जा रुक जा। एटम बम भी इसको कहा जाता है। तो इसको क्या करता है, अपने आप को एटम बम के थ्रू ये फट जाता है और सभी को लेकर के खत्म कर देता है। तो इसको आत्महत्या की थैली इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये खुद को भी मर लेता है और सबको भी मार देता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। ये खुद भी नष्ट हो जाता है, सबको भी नष्ट कर देता है। अब चलते हैं, देखिए जीव द्रव्य। जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में दोनों आ जाते हैं। ये कोशिका के जैसे ये पूरा कोशिका है मान लीजिए कि, तो इसके अंदर वाले जो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, तो ये कोशिका द्रव्य है। और केंद्रक द्रव्य कब है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसके जो अंदर वाले जो जल होते हैं, ये क्या होते हैं, केंद्रक द्रव्य होते हैं। इसके बीच में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वेलिकुलम, साइटोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये सब इसके अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। अगर ये द्रव्य नहीं होंगे ना, ये जीव द्रव्य नहीं होगा ना, तो एक दूसरे में लड़ लड़ कर मर जाएंगे और ये टूट फाट जाएंगे। इसलिए हमारे पेट में देखिएगा कभी कभी दौड़ते हैं तो हुड्डू 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 बजता है। अगर पेटा में अगर नमी नहीं हो, द्रव नहीं हो, तो वो एक दूसरे के थी जो अंगावा है, एक दूसरे में लड़कर अपने में ही खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको रहना ही थी है, और ये अपने सेफ्टी देता है, एक दूसरे को लड़ने में लड़ने नहीं देता है। ये क्या कर, जीव द्रव्य। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में हम लोग समझ गए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग समझ गए, गोल्जी बॉडी के बारे में समझ गए। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, श्वास को क्या करता है, श्वास लेने देने में ये क्रिप्स चक्कर चलाता है, उसके बाद ये कार्य करता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी हम लोग परिवहन करता है, वैक्यूल में ये पानी को इकट्ठा करता है, और साइटोसोम विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन वोटीन वसा का निर्माण करता है, और ये लाइसोसोम फट जाता है, फट जाता है तो सबको नष्ट कर देता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। चलिए देखते हैं तो लवक, आगे वाला लवक। तो लवक क्या होता है, ये सिर्फ पादपों में ही पाया जाता है, ये पादपों में ही पाया जाता है, और पादपों का सबसे बड़ा भाग भी होता है लवक। तो लवक क्या होता है, पादप में ही पाया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णित लवक, एक होता है वर्णित लवक। तो एक क्या होता है हरित लवक, दूसरा अवर्णित लवक, एक होता है वर्णित लवक। ये कार्य क्या करते हैं, तो जो ये हरित लवक होता है ना, ये पत्ती और ताना में पाए जाते हैं, पत्ती और
तना में पाए जाते हैं। ये भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। पाए कहाँ जाते हैं? पत्ती और तना में। और ये क्या कार्य करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। अब भोजन का संग्रहित जो करता है तो आगे वाला करता है। तो अवर्णित लवक होता है ना, ये भोजन को क्या करता है? संग्रहित करता है। भोजन को संग्रहित करता है यानी इकट्ठा करता है। और जो वर्णित लवक क्या कार्य करता है? तो ये जितने रंग देते हैं ना, फलों के रंग जो देते हैं ना, पत्तियों के रंग देते हैं ना, ये वर्णित लवक देते हैं। क्या देते हैं? वर्णित लवक देते हैं। तो क्या कार्य क्या करता है? रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान करता है। जैसे में मान लें कि टमाटर और मिर्च का जो लाल रंग होता है ना, किसके कारण होता है? बहुत एग्जाम में पूछता है कि टमाटर का रंग किस कारण होता है, गाजर का रंग किस कारण होता है, मूली का रंग किस कारण होता है, ये सब का पूछता है। फलों का रंग पीला क्यों होता है, तो ये सब पूछता है। तो टमाटर का जो रंग है ना, टमाटर का रंग, तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का पीला रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और चुकंदर का बीटानिन के कारण, चुकंदर का जो लाल रंग होता है बीटानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बीटानिन के कारण होता है। और फलों का पीला रंग क्यों हो जाता है? जेंथोफिल के कारण, जेंथोफिल के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि टमाटर का क्यों रंग लाल क्यों होता है, फलों का रंग पीला क्यों होता है, गाजर का रंग किसके कारण होता है। तो ये सब याद रखिएगा। लाइकोपिन टमाटर का, गाजर का कैरोटीन, चुकंदर का बीटानिन और फलों का जैंथोफिल के कारण होता है। अब देखेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है? मानव में ना गुणसूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग को आनुवंशिकता आगे डीएनए इसके बारे में पढ़ाएंगे कि गुणसूत्र डीएनए से ही मिलकर बना होता है, डीएनए जीन से मिलकर बना होता है। तो आगे वाला वीडियो में सिर्फ डीएनए के बारे में बताएंगे, तो उसमें समझाएंगे। तो आप फिलहाल समझिए गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र जो हमारे डीएनए है ना, इनसे मिलकर बना होता है। तो मानव में 46 जोड़ी, मानव में 46 जोड़ी यानी मनुष्यों में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 46 जोड़ी गुणसूत्र 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी में कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जोड़ी में कितने होते हैं? 23 जोड़ी। ये जोड़ी क्यों गिना जाता है? क्योंकि हमारे शरीर के ना कई भाग जो है जोड़ी में ही है। जैसे कि हमारा नाक का 2 भाग है तो जोड़ी में है, आँख का भी 2 जोड़ी है, कान भी जोड़ी में है, लीवर भी जोड़ी में है, फेफड़ा भी जोड़ी में है। तो कई ऐसे चीज़ें हैं ना हमारे शरीर के, नहीं तो 80% भाग जोड़ी में ही होते हैं, इसीलिए इसको ये भी जोड़ी में है। तो मानव के 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं यानी 46 होते हैं। इसको सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। ये आगे देखेंगे। सबसे कम किसमें जीवाणु किसमें होते हैं? तो सबसे कम जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो जीवाणुओं में होते हैं, सिर्फ 1 होता है। तो जीवाणुओं में सबसे कम होता है, 1 होता है। और सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं गुणसूत्र? तो टेरिडोफाइटा। आपको टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, सैलोफाइटा ये सब जब पढ़ाएंगे ना, तो उसके बारे में टेरिडोफाइटा का में हम पढ़ाएंगे कि टेरिडोफाइटा क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइटा में सबसे कम जीवाणुओं में होता है गुणसूत्र। तो सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइटा में 1600, मानव में 46 और चिंपांजी में भी 48 होता है। चिंपांजी में 48 होता है। गुणसूत्र कभी बड़ कम बेसी होते हैं तो उससे दिक्कत हो जाती है, उसको हम आगे बताएंगे गुणसूत्र डीएनए के थी में। तो चलिए देखते हैं। तो गुणसूत्र ऐसे होते हैं, ये वाले गुणसूत्र का चित्र है, ऐसे ही गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र ऐसे ही होते हैं। तो मेल में कितने गुणसूत्र होते हैं? फीमेल में 46, दोनों में होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। 44 गुणसूत्र तो ऐसे होते हैं जो समान होते हैं। 44 गुणसूत्र समान होते हैं, मेल और फीमेल में दोनों में समान ही होते हैं 44। लेकिन 2 गुणसूत्र के कारण मेल और फीमेल में चेंज हो जाते हैं, वही 2 गुणसूत्र। तो इसमें जो 2 गुणसूत्र है ना, +2 गुणसूत्र है ना, ये इसमें मेल में XY हो जाता है, X और Y हो जाता है। लेकिन फीमेल में यही 2 गुणसूत्र जो होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं? X और X दोनों X हो जाते हैं, इसीलिए ये फीमेल हो जाते हैं और ये मेल हो जाते हैं। तो सिर्फ सभी पार्ट लगभग गुणसूत्र सभी समान होते हैं, 44 समान होते हैं, 2 सिर्फ अलग अलग होते हैं। पुरुषों में सिर्फ XY हो जाता है और फीमेल में X हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये कोशिका,
तो कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। हम पहले बता रहे थे कि कोशिका को हम आगे बताएंगे कि कई भागों में बांटा जाता है, क्योंकि हम इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब समझेंगे तो आसानी से समझेंगे इसके बारे में। तो कोशिका दो भागों में बांटा गया। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को दो भागों में बांटा गया, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ये अविकसित होते हैं, ये मतलब विकसित रूप नहीं होते हैं, इनमें केंद्रक कुंद्रक नहीं होता है, इसलिए अविकसित होते हैं। और ये छोटे होते हैं, इसमें कई जो अंग होते हैं ना, इसमें नहीं होते हैं। जैसे इसमें कई अंग होते हैं यूकैरियोटिक में, आगे देखेंगे तो यूकैरियोटिक में कई अंग होते हैं, लेकिन इसमें पूरे अंग नहीं होते हैं, कोई अंगों का अभाव हो जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, अविकसित होते हैं, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक के श्रेणी में आते हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक ये जैसे जंतुओं में और पादपों में दोनों पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जंतु और एक होता है पादप, दोनों में होते हैं यूकैरियोटिक। ये दो प्रकार में हो जाते हैं, जंतु और पादप। तो जंतु और पादप के बारे में हम नीचे देखेंगे कि जंतु और पादप में कौन कौन से समान होते हैं, कौन कौन से अलग होते हैं और कौन किसमें नहीं होता है, किसमें होता है। तो पहले इससे देख लेंगे प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में ये छोटा होता है, अविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, अविकसित होता है। ये जो श्वास लेते हैं ना, प्रोकैरियोटिक के जितने जीव है ना, प्रोकैरियोटिक में ये छोटे छोटे जीव आते हैं, जैसे जीवाणु, सूक्ष्म जीव, ऐसे सब जीव प्रोकैरियोटिक में आते हैं, छोटे छोटे जीव। लेकिन जो ये क्या होते हैं, सांस लेते हैं ना, ये किसके द्वारा सांस लेते हैं? जीव द्रव्य से सांस लेते हैं। जीव द्रव्य जो हम लोग को आगे पढ़े, यहाँ पर पढ़े हम लोग जीव द्रव्य, उसके थ्रू ये अपना श्वास लेते हैं। लेकिन जब हमारे यूकैरियोटिक वाला कहाँ से सांस लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव द्रव्य से श्वास लेते हैं और यूकैरियोटिक वाले माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। यानी यूकैरियोटिक में दोनों आ जाएंगे, जंतु और पादप दोनों। ये दोनों किससे लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। दोनों में समान क्या होता है? दोनों में कौन कौन सा चीज है जो दोनों में समान होते हैं? तो डीएनए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, जीव द्रव्य दोनों में पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण ये भी करते हैं और ये भी करते हैं, दोनों प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और ये दोनों भी, यूकैरियोटिक वाला तो सांस लेते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये पादप वाले भाग। और देखो झिल्ली, ये दोनों में झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली दोनों में पाई जाती है, इसमें भी झिल्ली पाई जाती है, इसमें भी झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। और जो भित्ति होती है ना, भित्ति, ये भी दोनों में पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है। लेकिन इस वाले भाग में जंतुओं में नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादपों में ही पाई जाती है। तो भित्ति यानी सेल वॉल, इंग्लिश में सेल वॉल और हिंदी में कोशिका भित्ति। तो ये इसमें सिर्फ पादप वाले में ही पाई जाती है, इसमें तो दोनों सभी में पाई जाती है। इसमें जो राइबोसोम होते हैं ना, इसमें 70 होते हैं। आगे बताए थे कि राइबोसोम इसमें 70 होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितने होते हैं? तो 70 होते हैं। और यूकैरियोटिक में कितने होते हैं? 80 होते हैं। ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। तो अब देखेंगे ये वाला कि यूकैरियोटिक जो दो भाग में होते हैं, एक जंतु एक पादप, दोनों में क्या क्या समान होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं, किसमें नहीं होता है, किसमें क्या होता है, देखेंगे। तो देखिए ये एक जंतु वाला है और ये वाला क्या है? पादप वाला है। और ये जो है दोनों का है, इन दोनों में होते हैं, इन दोनों में होते हैं। तो देखिए, तो जंतु वाला ये स्मॉल होता है, जो जंतु का कोशिका होता है ना, वो छोटा होता है और गोल होता है, गोल आकार का होता है। लेकिन ये जो पादप वाला है ना, ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, और क्या होता है कि वो चौकोर होता है। क्या होता है? चौकोर। बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग का छोटे छोटे हैं और वो बड़े बड़े पेड़ पौधे भी होते हैं, तो उनका बड़ा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो जंतुओं में छोटा होता है और पादपों में बड़ा होता है। अब देखिए लाइसोसोम आप पढ़े हैं कि वो आत्महत्या का थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये लाइसोसोम जंतु में पाए जाते हैं, पादपों में नहीं पाए जाते हैं। और पादपों में क्या होते हैं? सेल वॉल होते हैं, जो इसमें नहीं होते हैं। प्लास्टाइड होता है, जो इसमें नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, जो इसमें नहीं होते, यानी जंतुओं में नहीं होते। दोनों में क्या क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक यानी केंद्रक, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। तो केंद्रक दोनों में होते हैं। कोशिका झिल्ली भी दोनों में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, राइबोसोम भी दोनों में होता है, और गोल्जी बॉडी भी दोनों में होता है। गोल्जी बॉडी भी गोल्जी काय
दोनों में होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दोनों में होता है, और सेंट्रोसोम भी दोनों में होता है, सेंट्रोसोम भी दोनों में होता है। तो आप इस तरीके से समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वास का कार्य करता है, गोल्गी बॉडी परिवहन का कार्य करता है, और वैक्यूलम यानी पानी को क्या करता है, इकट्ठा करता है, यानी क्या करता है, इकट्ठा करता है। सेंट्रोसोम कोशिका को विभाजन कर देता है, और यहाँ पर लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, खुदे मरकर सबको नष्ट कर देता है, पाकिस्तानों में जाकर ये नष्ट कर सकता है। ये न्यूक्लिक ये सभी को क्या करता है, ये सभी अंगों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। बोलता है इधर है, इधर है, ये कार्य कर, ये कार्य कर, ये सब ये कौन आदेश देता है, न्यूक्लिक एसिड देता है, और ये कोशिका का दिमाग भी इसको कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग का सेल आई थी, हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेल के बारे में और डिटेल से आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो, इसके ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि सेल का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन न बचे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं।